हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 27 जुलाई। तो दोस्तों चलिए हम लोग कवर करते हैं 26 और 27 जुलाई का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भर्गवास्त्र क्या है। तो दोस्तों ये स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। भर्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया गया इंडिया के द्वारा, और ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसका हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। द्वार ने भर्गवास्त्र मुख्य रूप से दोस्तों जो ड्रोन होते हैं या स्वार में हथियारबंद ड्रोन होते हैं उनको निष्क्रिय करने के लिए ये डेवलप किया गया है। और ये जो प्रणाली है मल्टी लेयर्ड प्रणाली है। इसमें हार्ड किल यानी इसके मिसाइल के द्वारा छोड़कर उसको नष्ट किया सकता है, या फिर उसके सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करके उसको ज़मीन पर गिराया जा सकता है। इस तरह से इसको डेवलप किया गया है। ये वाहन आधारित प्रणाली भी है जिसमें माइक्रो रॉकेट गाइडेड माइक्रो मिसाइल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये रडार आरएफ सेंसर ईओ के साथ इसको इंटीग्रेटेड किया गया है। अगला है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय यानी हाई पावर्ड टास्क फोर्स का नेतृत्व किसे सौंपा गया है। आप सबको पता ही होगा दोस्तों, नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें सीजेपी जो पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके द्वारा इस्तीफा मांग की जा रही थी। जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा हो गया। इसके बाद नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को ये कमान दिया गया शिक्षा मंत्रालय का। तो सरकार के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, टास्क फोर्स गठित किया गया है कि किस तरह से परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। उसके लिए जो नंदन नीलकेणी हैं उनको इसका टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। ये इन्फोसिस के पहले चेयरमैन थे नंदन नीलकेणी। ये पहले जो हमारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार, इसका पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनका टेक्नोलॉजी में दोस्तों इन्फोसिस के साथ संस्थापक के रूप में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। अगला है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा तीसरा भारत CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज परामर्श सम्मेलन 2026 किन संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्षमता विकास आयोग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा। ये सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है ऊर्जा एवं खनन क्षेत्र में किस तरह से हमारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के उपक्रम हैं उसका क्रियान्वयन, प्रबंधन और संगठनात्मक रूप से उसको मजबूत करना, इन सब चीज़ों के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसका दोस्तों स्थापना किया गया है। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए उसके लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय काम कर रहा है। और मुख्य रूप से विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप इन सभी संस्थानों का दोस्तों लक्ष्य है कि किस तरह से भारत को 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में बनाया जाए, परिणत किया जाए। गति शक्ति विश्वविद्यालय दोस्तों बड़ोदरा में स्थित है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना जो है 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय एक्ट 2022 के तहत किया गया था। इसका मुख्य फोकस होता है परिवहन, लॉजिस्टिक और संरचना और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को किस तरह से सुधारा जाए और उसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो ये सब चीज़ के लिए काम करता है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का AI होलो बॉक्स कहाँ स्थापित किया गया है। इसमें दोस्तों प्रश्न में ही आंसर दे दिया गया है, ये प्रश्न अधूरा है। तो स्थापित किया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली, वहीं पर जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनका AI होलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया है। और ये AI होलो बॉक्स से मुख्य रूप से AI जनरेटेड 3D होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें जो भी आगंतुक हैं वो AI के माध्यम से प्रश्न पूछ के उनसे संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ये कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वहाँ पे शुरू किया गया है। इसमें प्रदर्शनी लगाई गई और इसमें जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके भी कई AI अवतार उपलब्ध है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हैं ये, तो अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब के भी लगाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और 2015 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। यह फैक्ट याद रखिएगा। इन्हीं के समय में 1999 में जो कारगिल वार भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था वो युद्ध लड़ गया था, इसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था।
और ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई यानी कल जो है कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को प्रतिवर्ष। अगला है, हाल ही में केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय जेपी नड्डा ने किस शहर में लघु उद्योग भारतीय फार्मा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में जो है लघु उद्योग भारतीय फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा, जो केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री भी हैं। और मुख्य रूप से इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत को विश्व फार्मेसी के सिनेरियो पर किस तरह से स्थापित किया जाए। इसमें भारत में जो जेनरिक मेडिसिन है उसके उत्पादन, गुणवत्ता, उस पर नियंत्रण और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान में दोस्तों जो भारत है, वैश्विक स्तर पे भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग विश्व में तीसरे स्थान पे है और मूल्य वैल्यू के आधार पे 14वें स्थान पे है। तो फार्मास्यूटिकल जो हमारा सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा आयोजित सम्मेलन के संदर्भ में UNCITR अंतराल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है अंतराल का, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। और अंतराल जो है ये भारत उन केवल 8 देशों में शामिल है जिनके पास 1966 में इसकी स्थापना के बाद से लगातार सदस्य रहने का गौरव प्राप्त है। अंतराल मुख्य रूप से जो हमारा घरेलू कानून होता है वो हम आर्बिट्रेशन, वाणिज्यिक विवाद या दिवाला हो, इंसॉल्वेंसी हो, अंतराल के मॉडल फ्रेमवर्क के अनुसार अपना हम जो कानून है उसको अपडेट करते हैं, जो भारत के विकसित भारत 247 के लिए विजन के अनुसार है। और इसका स्थापना 1966 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। मुख्य रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक लेन देन में जो भी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं उसको दूर करके एक समान जो मॉडल कानून स्थापित करने में बल देता है। सभी देशों के बीच में एक समान कानून जो है, जो वाणिज्यिक व्यापार के लेन देन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें कोई भी अड़चनें आती हैं तो जो व्यापार कानून का मॉडल हो एक समान हो। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर आयकर सिंधु का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया गया है। मुंबई में किया गया है आयकर सिंधु का उद्घाटन। ये आयकर विभाग का एक कार्यालय परिसर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दोस्तों ये आयकर विभाग के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से संबंधित है प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और इसका जो स्थापना किया गया था वो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। एक वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछेगा। एक स्टेटूटरी बॉडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, यानी कानून बनाकर इसका स्थापना किया गया, वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल मन की बात का संबोधन था पीएम मोदी का, तो उसी संबंध में ये 3 कथन दिए गए हैं जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों पर चर्चा किया गया था। आजकल एग्जाम में पूछ लेता है, मन की बात से अंदर जाके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं किन किन चीज़ों की चर्चा की गई थी। तो पहला था कि श्रीनगर के गुलाम हुसैन और उनकी बेटी तंजिला द्वारा पुनर्जीवित की जा रही वैगू कला, यानी प्रमुख से कश्मीर की जो वैगू कला का संबंध पारंपरिक बांस की टोकरियों से है। ये कथन दोस्तों गलत है, बांस की टोकरियों से नहीं है, ये जो चटाई होती है उससे संबंधित है ये वैगू कला। सेकंड है, त्रिपुरा के सांस्कृतिक कार्यकर्ता सूरज कुमार देवबर्मा ने बांस से बने 3 तार वाली पारंपरिक वाद्य यंत्र चौकप्रंग का बचाने का प्रयास किया है। ये बिल्कुल सही है। बिहार के वेस्ट टू वेल्थ मॉडल के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करके सार्वजनिक बेंचों का निर्माण किया जा रहा है। ये भी सही, सीतामढ़ी में ये किया जा रहा है। वेस्ट टू हेल्थ मैंने कल सुना था मन की बात, तो मैंने इससे क्वेश्चन फ्रेम किया है। वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक से जो स्कूल के बेंच होते हैं उसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल वीरों की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किस मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया? तो ये किया गया शौर्य विजय यात्रा। हर साल मनाया जाता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, क्योंकि 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की शानदार जीत हुई थी और उस समय पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। उसका नाम था ऑपरेशन विजय। जो प्रमुख ऑपरेशन है दोस्तों भारत तो चलाया गया है 1999 में, तो आप बता ही दिए, ऑपरेशन विजय। और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर और नौसेना ऑपरेशन तलवार चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन पराक्रम जो संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था तो उसके खिलाफ ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था, जिसमें अल्टरनेटिव सरकार के द्वारा जो भारतीय सेना है उसको सीमा पर तैनात किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत ये
1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रॉस्टैक्स ये 1986-87 में राजस्थान सीमा पर किया गया भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन सैन्य अभ्यास था। ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव में तख्ता प्लॉट की कोशिश को नाकाम करने के लिए राष्ट्रपति ममून अब्दुल गनी की सरकार को बचाने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा चलाया गया अभियान था। ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए लिटे के खिलाफ चलाया गया अभियान। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा, दमन, दीव और पुर्तगाली शासन को मुक्त कराकर भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन विजय। ये सब कुछ ऑपरेशन है। अगला है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। सारनाथ भारत के किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? आप सबने घुमा भी होगा सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और हाल फिलहाल में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को की 48वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में इसको भारत के 45वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यानी भारत में अब 45 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 4 हो गए हैं दोस्तों, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और सारनाथ। बिहार में आपको बताना है बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 2 हैं। एक महाबोधि मंदिर, महाबोधि टेम्पल, इसको 2002 में दिया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का, और एक नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको 2016 में। याद रखिएगा आपके TRE 4 की एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाबोधि टेम्पल 2002 में, नालंदा को 2016 में दिया गया था। तो दोस्तों आज के कंटेंट में इतना ही था। थैंक यू।